नमस्कार, मैं हूं रजत राकेश टंडन। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने वाली है। इसके साथ ही अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिक गई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, कौन सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा, ये सब चंद घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव में जिन लोगों की गहरी दिलचस्पी है, जो नतीजों का ब्लूप्रिंट आज ही देखना चाहते हैं, वो इंडिया न्यूज के साथ बने रहे, क्योंकि इंडिया न्यूज लेकर आया है सबसे सटीक और भरोसेमंद एग्जिट पोल। इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, और ये भी बताएंगे कि क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कोई सरप्राइज दे पाएगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी और शाह के गढ़ गुजरात में क्या होने वाला है। बीजेपी क्या एक और बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है, और आम आदमी पार्टी से मिलेगा कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस को। इस सारा विश्लेषण हम जुबानी नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज और जन की बात के एग्जिट पोल के आंकड़ों के हवालों से आपको बताएंगे सत्ता का पूरा समीकरण। आंकड़े हम जिस ओर ले जाएंगे वही बात कहेंगे। तो आंकड़ों के हवाले से अगर गुजरात हिमाचल प्रदेश की जीत का फैक्टर आखिर क्या है, लोगों के दिमाग में क्या था जब वो हिमाचल, दिल्ली के एमसीडी और गुजरात में वोट कर रहे हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन कौन सी चीजें थी जो बीजेपी के पक्ष में थी, कांग्रेस का गेम प्लान क्या था, आम आदमी पार्टी न्यू एंट्री थी गुजरात में, उसको क्या मिलेगा, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ हिमांशु भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। फिलहाल अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, थोड़ी देर में आंकड़े आने वाले, जैसे ही वोटिंग खत्म होगी सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगा। लेकिन वो तीन फैक्टर्स जो आपको लगता हो हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है गुजरात में 27 साल का कुशासन और 5 साल का हिमाचल में कुशासन, जो स्थानीय मुद्दे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक अव्यवस्था का मुद्दा है, ये भी कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में चुनाव का मुद्दा रहा है। और तीसरा, हमारा सकारात्मक स्थानीय मुद्दों पर चुनाव प्रचार, कोई दिखावा बेवजह नहीं, तामझाम नहीं, नौटंकी ड्रामा नहीं, स्थानीय मुद्दों को, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर हमने बातचीत की, लोगों के बीच गए, हमारे कार्यकर्ता लोगों से कहीं ना कहीं अपील किया है कि जो यदि कांग्रेस की सरकार इन दोनों प्रदेशों में आती है तो जो पहले कांग्रेस के रिजीम में जो काम होते थे, जिस तरह से विकास का मुद्दा था, जिस तरह स्कूल और स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा था, उन्हीं मुद्दों पर हम काम करेंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने का प्रयास करेंगे, और जनता का आशीर्वाद दोनों प्रदेशों में रजत जी हमें मिल रहा है। इसके लिए धन्यवाद हम दोनों प्रदेश की जनता को करते हैं। गुजरात में आपका एग्जिट पोल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के वर्कर कार्यकर्ताओं ने, हमारे जैसे छोटे वर्कर जो 1-1.5 महीना रह करके वहां स्थानीय स्तर पर गुजारा, और चुनाव का आज चूंकि अब अंतिम दौर चल रहा है, हम लोगों को जो अपना फीडबैक मिल रहा है, गुजरात में हम पहले चरण में 89 में 60 सीट जीत रहे हैं, और 93 जो आज चुनाव हो रहा है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपार सफलता हमको मिल रही है, और जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के फेवर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, कुछ जगह शहरों में आप देख रहे हैं हाल क्या है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आज के 93 में से भी 60 सीट, हम तकरीबन गुजरात में 120 सीट जीतने जा रहे हैं। पूर्ण सरकार हमारी बन रही है, और वहां के जनता को भी हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, और आने वाले समय में उनकी अपेक्षाओं पे हुए उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग ढांडा जी हैं। जाऊंगा अनुराग जी पर। एक बार उपाध्याय जी आपसे मतलब मैं एक सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी फोर्स गुजरात में आप मानते हैं? क्या डैमेज टू कांग्रेस है, बेनिफिट बीजेपी है? देखिए, गुजरात, देखिए ये बात सच्चाई है रजत भाई कि जिस तरह से आप जो गुजरात में अचानक एंट्री ली थी और जिस तरह का विज्ञापनों के बल पर ड्रामा करने का प्रयास हुआ था
कहीं ना कहीं भाजपा बड़ी और भाजपा छोटी का रोल जो अदा करना चाहिए था आम आदमी पार्टी जरूर निभाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब चुनाव का अंतिम वेला आया तो लोगों को समझ में आ गया कि 27 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए तो आम आदमी के झांसे में नहीं आना होगा पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के तरफ लोगों ने समर्थन दिया है। और शहरी क्षेत्रों में कुछ जगह जरूर वोट थोड़े बहुत जरूर आम आदमी पार्टी को मिले होंगे, लेकिन वो वोट कहीं ना कहीं भाजपा से जो निराश है और भाजपा के जो वोटर है उन लोगों ने थोड़े बहुत जरूर वोट किए हैं। आम आदमी पार्टी की वहां कोई दाल नहीं गल रही है। हिमाचल में तो पूरी तरह से नकार दिया हिमाचल की जनता ने। हिमाचल में तो इनके पास ढंग का कैंडिडेट भी नहीं मिला और इन लोगों ने प्रचार में भी वहां पे सहभागिता नहीं दिखाई। ठीक है, ये दर्शाता है कि भाजपा का जो गेम प्लान था अजय उपाध्याय कह रहे हैं सफल रहा है कि जो भी मदद है वो मदद आपने बीजेपी की करी है। कांग्रेस कह रही साहब शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत नुकसान होगा, और आश्वस्त है उपाध्याय जी कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बन रही है। अनुराग डांडा, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद इन दोनों के जो आश्वस्त दिख रहे हैं अभी वो परेशान नजर आएंगे। परिवर्तन का नारा इस बार आपने भी सुना होगा, आपके चैनल के रिपोर्टर्स भी गए होंगे। परिवर्तन का नारा गुजरात के हर कोने में गूंज रहा था। शहर हो, गांव हो, दूर दराज के आदिवासी इलाके हो, दूर दराज के समुद्र किनारे पहुंच जाइए आप, वहां तक परिवर्तन 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 एकमात्र नारा इस बार गुजरात में था। और वो नारा आम आदमी पार्टी का था, वो नैरेटिव हमारा था। जिस पार्टी के नैरेटिव को लोग एक्सेप्ट करते हैं उसी पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होती है। और गुजरात में इस बार लोगों ने कमाल किया है, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिएगा। और जो ये कांग्रेस दम भर रही है, चुनाव होने के बाद भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी सुबह से शाम तक दिन रात वहां प्रचार करने लगे रहते थे, तब तो ये जीत नहीं पाए। और इस बार ये जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी इस बार शर्माते शर्माते वहां प्रचार करने एक बार गए होंगे बस। तो मुझे लगता है कि कुछ भी बोलने में कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखेंगे, अगर आप कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे, एक एक गांव के एक एक कोने में गुजरात में परिवर्तन का नारा गूंज रहा था और वो नैरेटिव आम आदमी पार्टी का दिया हुआ था। ऐसी चुनौती बीजेपी के सामने कांग्रेस पिछले 27 साल में, लेकिन ये बार बार आरोप लगता है, जीतेंगे भी। ठीक है अनुराग, बार बार यही आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। कब बीजेपी की मदद करने आए? देखिए, ये दोनों पार्टियां बोलती है, बीजेपी बोलती है कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस बोलती है बीजेपी की बी टीम है। दरअसल हम ए टीम है और ये दोनों बी टीम बनने जा रही है बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उपाध्याय जी, आपने कहा था, उन्होंने आप ही को बता दिया बी टीम है। देखिए अनुराग भाई एक पत्रकार भी रहे हैं, रजत भाई आपके समाज के व्यक्ति हैं, संयोग से हम भी कभी पत्रकारिता क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है। तो एक एनालिसिस का एक अपना स्वरूप होता है। अनुराग भाई को समझ नहीं आ रहा है कि वो पत्रकार के हैसियत से बात कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। और आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है वो आज भी मैं मानता हूं अनुराग भाई के अंतर्मन में नहीं घुस पाई है। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ झूठ पर खड़ा हुई है, पूरा बवाला खड़ा करने में काम करती है। और दिख गया कैसे इन लोगों ने दिल्ली में एमसीडी के नाम पे समझौता करके गुजरात इनको छोड़ना पड़ा। बाद में पहले गुजरात इनको ले जाया गया था, वहां हंगामा क्रिएट किया गया था, लगा कि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी काटेगी। लेकिन जब समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी के बदले शहरी क्षेत्र में जो भाजपा से नाराज लोग हैं वही लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तब मनीष सिसोदिया वाले इशू पर भाजपा ने जो है इनको कहा कि अब आ जाइए और एमसीडी का चुनाव ऐलान हो गया। ठीक है कि हम भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी भी आ गए। गुजरात में राकेश भाई, यहाँ लड़ाई बी टीम की चल रही है, लेकिन अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लेकर गुजरात में गई, जब वहां दिक्कत हो रही थी तो कॉम्प्रोमाइज दिल्ली के एमसीडी पर हो गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां से पीछे चली गई। डाना साहब आऊंगा एक बार राकेश त्रिपाठी जी के पास। ये बी टीम, ए टीम, सी टीम, राकेश भाई थोड़ा क्लियर करिए। नहीं, देखिए ये बी और सी आपस में झगड़ा करेंगे कि इन दोनों में कौन जो है बी बने या कौन सी बने, ए की कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने जा रही है। एक ऐसा रिकॉर्ड न जो भूतो न भविष्यति, जो अब तक किसी के पास नहीं रहा है और आगे इसके बारे में कल्पना करने के लिए बाकी किसी राजनीतिक दल में इतना ही साहस और इतना हौसला और उत्साह नहीं बचेगा कि वो उस आंकड़े को छू सके। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड खड़ा करेगी। अब ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ फिर फटोवल में लगी है कि हम लोग दूसरे नंबर पर कौन हम में से निकल कर आएगा।
जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, अपनी जो सरकार हमने चलाई है उस सरकार के साथ जनता फिर खड़ी हुई है और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मेजोरिटी के साथ वहां पर हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कहीं भी विपक्ष नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण बनाने का इनका सारा प्रयास था, वो सारा प्रयास विफल हुआ है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जगत प्रकाश नड्डा जी के बनाई गई संगठनात्मक रचना पर सबने विश्वास किया है और इसलिए जब परिणाम आएगा या आपका जब एग्जिट पोल के परिणाम अभी आएंगे तो एग्जिट पोल के परिणाम में भी परिलक्षित ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार। सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। अनुराग आ रहा हूं पर। अनुराग, जीत का फैक्टर आप क्या मानते हैं? हिमाचल में मैं आपसे बहुत ज्यादा सवाल करूंगा तो मुझे लगता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन दो चीजों पर सवाल आपसे होगा। हिमाचल मैं मानता हूं कि शायद आप बैकफुट पर रहेंगे। दिल्ली एमसीडी और गुजरात, दो चीजों में जो यूएसपी है आम आदमी पार्टी की या जीत का फैक्टर हम कहते हैं, वो दो बड़ा जीत का फैक्टर दिल्ली एमसीडी में और गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, हर एक चुनाव अगर आप देखेंगे तो वो दो चीजों पे लड़ा जाता है, एक नैरेटिव और एक नेतृत्व। हम दोनों चीजों में सक्षम तरीके से उभर करके आए, चाहे वो गुजरात हो या एमसीडी हो। नैरेटिव वही सेट हुआ दोनों चुनाव में जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दे उठाए, और नेतृत्व अरविंद केजरीवाल का दोनों जगह एस्टेब्लिश हुआ। दोनों जगह नारे लग रहे थे अरविंद केजरीवाल के कि उनके नाम पर विश्वास करते हैं लोग। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, वहां पर तो परिवर्तन ही हो रहा है सिर्फ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इससे नजर आता है कि जो नेतृत्व जिस पर बीजेपी विश्वास करके चल रही थी, वो लगातार अब उसका जो क्षमता है, उसके ऊपर जो विश्वास था लोगों का, वो लगातार गिरता जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल भविष्य के नेतृत्व के रूप में लोगों के जहन में बैठ चुके हैं। ये बात अब स्पष्ट है। इन दोनों चुनाव में आप देख लीजिएगा, गुजरात में तो सिर्फ परिवर्तन ही हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में एमसीडी के अंदर सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी हार इन्होंने दिल्ली के अंदर देखी नहीं होगी कभी भी लोकल चुनाव के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिस्पॉन्स राकेश जी आपसे, फिर अजय उपाध्याय जी के पास। राकेश भाई, नैरेटिव, नेतृत्व, दो चीज अनुराग जी ने कही। दूसरा, एमसीडी में बिल्कुल सुपड़ा साफ है। मैं आपसे भी वही बात पूछता हूं, बीजेपी के लिए जीत का फैक्टर क्या है? नहीं, हमें इस बात को कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस प्रकार का नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व आज दुनिया में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। जितना निष्कलंक, जितना परिश्रमी, जितनी आस्था लोगों में है। आप लोगों से बात करेंगे तो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति किस प्रकार का लोगों का विश्वास है, कैसा भरोसा है, कैसी आस्था है। और इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो विनिंग फैक्टर है वो हमारा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की संगठनात्मक रचना है, जिस तरह से हमने अपने रणनीतिक कौशल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पर संरचना करने का काम किया है। पार्टी का पूरा नेतृत्व जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में कैसे वर्किंग स्टाइल में लगा है, कैसे हमारे बड़ा चेहरा आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग यही जीत का फैक्टर है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे गुजरात हो। ठीक है, मान गया। अजय उपाध्याय जी, दो चीजें, जीत का फैक्टर क्या है? नैरेटिव और नेता। आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने कहा साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और ऑर्गेनाइजेशन सामने खड़ी है। कांग्रेस के पास क्या है? रजत भाई, कांग्रेस के पास नीति है, नियत है, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जनता के कल्याण के लिए। स्थानीय जो चुनाव हो रहे हैं तो स्थानीय मुद्दों पर उनका कैसे कल्याण हो, इस पर हम काम करते हैं। हमारे पास नीति है, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आगे बढ़ाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे लोगों का विकास करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और नफरत और हिंसा फैलाने वाला नियत हमारी नहीं है। ठीक कहा दोनों ने, एक ठग एक महाठग, ये दोनों में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है कि कौन बड़ा ठग है और कौन महाठग है। नीति की बात करेंगे तो रेवड़ी बांटने में फ्री, हमारे पैसे आपके पैसे, हर जनता के पैसे को ये बांट रहे हैं। और ये चुनावी एक तरह से वादा पर वादा करते हैं, जो कंक्रीट काम करना चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। महंगाई और जुमले का जो अभी दौर चल रहा है, यदि ऐसा नियत और ऐसा नेता है तो इस देश को अब ऐसे नीति और ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो महंगाई बढ़ाए, जो बेरोजगारी बढ़ाए, जो लोगों के बीच असमानता फैलाए और नफरत से पूरा समाज को बांटने का काम करे। जनता इस बात को समझ रही है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान को और भारत के विचार को लेकर एक बार अनुराग की बात, और ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर उनको बहुत लोकल इश्यूज में होता है। तीन बड़े इश्यूज आपको लगता है जो निर्धारित कर रहे हैं कि भाई इस बार का रिजल्ट क्या हो?
एमसीडी में, दिल्ली की बात अगर करें? अच्छा, मैं आपको ही बोलता हूं ये बात कि आप लोगों ने भी पूरे चुनाव का प्रचार देखा है, अपने टीवी के माध्यम से भी देखा। किस मुद्दे पे वोटर बात कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ अपनी गलियां साफ करनी है, कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं। ये एकमात्र मुद्दा पूरे दिल्ली के अंदर गूंज रहा था, एक एक व्यक्ति की जुबान पर यही बात थी। भ्रष्टाचार खत्म करना है। जो ये लेंटर पे 1 लाख रुपए लेते हैं ना, हर लेंटर डालने पे, दिल्ली में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको खत्म करना है। ये बात लोगों की जुबान पर थी। किसका नैरेटिव था ये? आम आदमी पार्टी के मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बताइए जरा, एमसीडी में क्या था इस बार? आप बता नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दा था, आपको कहना है सफाई है, मूलभूत चीजें हैं, कूड़ा है, नाली है, जो मूलभूत बुनियादी मुद्दे थे उस पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। आ रहा हूं अजय जी। राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि आप दिल्ली में नहीं है, लेकिन एमसीडी के मुद्दे बहुत लोकल इश्यूज होते हैं। अनुराग कह रहे हैं वो लोकल इश्यूज थे और करप्शन की बात कर रहे हैं कि साहब लिंटर पे 1 लाख देना पड़ता है इसलिए बीजेपी को नहीं लाएंगे। आपका आरोप राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, ये करप्शन की बात कौन कर रहा है? वो करप्शन की बात कर रहे हैं जिन्होंने लिकर पॉलिसी बना करके किस प्रकार से करप्शन करने का काम किया है, जिनके आज कई मंत्री, कई विधायक जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी जाकर के जेल के भीतर भी कैसा भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान आकर के देते हैं, नैतिकता पर ज्ञान आकर के देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, दिल्ली की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। दिल्ली की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो साफ सुथरी इस तरह की बातें थी, जिन बातों के शब्द जाल में उलझ करके जनता ने उन्हें सत्ता दे दी है, अब ये सत्ता रिपीट होने वाली नहीं है। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी रिपीट नहीं होंगे और एमसीडी के परिणाम इस बात को परिलक्षित कर देंगे, इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि अब दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एमसीडी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी और जब आम चुनाव होंगे दिल्ली के विधानसभा के, तो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। आम आदमी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है। जो सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग के साथ में ठगी कर ले रही हो, उससे पैसे ले रही हो, उसके चरित्र पर अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अजय उपाध्याय जी कहते कि ठग और महाठग, मुझे याद आ गया सुकेश चंद्रशेखर का। ये सुकेश चंद्रशेखर का वाकया लोगों को ध्यान में है कि कैसे एक ठग से ठगी कर लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और इसके बावजूद अब तक आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि ये करप्शन पर एक इशू है। अजय जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। राकेश भाई, अनुराग इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, इनके बस की तो है नहीं, इतनी एजेंसी है इनके पास, इतना कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाते। मनीष सिसोदिया जी के घर रेड की, तमाम उनके बिस्तरों को फाड़ के देखा, दीवारें तोड़ के देखा, कुछ मिला नहीं वहां पे। जब चार्जशीट फाइल हुई, दोनों चार्जशीट में, ईडी में और सीबीआई में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन तमाम बीजेपी नेताओं को जो टीवी चैनल्स पे आरोप लगा रहे थे। दोनों चार्जशीट में नाम तक नहीं है मनीष सिसोदिया जी का। मुझे लगता है कि इससे बड़ी क्लीन चिट हमारे नेताओं को और क्या मिलेगी। एक सत्येंद्र जी को अंदर सिर्फ इसलिए रखा हुआ है जेल के अंदर क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा काम किया। इन्होंने एक नियम बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने एक नियम बना लिया है कि जो भी देश के अच्छे काम करेगा, जो भी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, उसको उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। देश के दुश्मन है ये लोग, देश की तरक्की नहीं चाहते हैं ये लोग। जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छे तरीके से काम करेगा, बीजेपी की एजेंसियां तैयार बैठी हैं, उनको उठा करके अंदर डाल देंगे। ठीक है, एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, क्या जो दिल्ली है, क्या उसमें जो वर्चस्व के साथ सत्येंद्र जैन का बचाव करते हैं? भाई 1 मिनट राकेश भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट। अरे वीडियो प्रोडक्शन के साथ सत्येंद्र जैन का बचाव करते हैं। वीडियो प्रोडक्शन कंपनी बन गए आप लोग एक। अरे भाई, बच्चे के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट केवल आप ही बता सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी बच्ची के रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता देता है। मुद्दे पे वोट किया है। एमसीडी चुनाव में ऐसे नतीजे आएंगे कि आप अगला चुनाव लड़ने का हौसला नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के अंदर आप अगला चुनाव लड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसे नतीजे आने जा रहे हैं एमसीडी के अंदर। ठीक है अजय जी, क्या दिल्ली से बिल्कुल कांग्रेस कहीं दिखी नहीं? हो सकता है कोई साइलेंट कैंपेन हो, लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस पिक नहीं कर पा रही है? और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि आप इतिहास में भी जाइए, जहां जहां पार्टी तीसरे पायदान पर गई है, आप बिहार की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, वहां से कांग्रेस पिक नहीं कर पाती है। तो क्या यही दिक्कत दिल्ली में भी हो गई है? लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही बीच में। देखिए रजत भाई, बिहार में हम सरकार में है, इसलिए अभी तो हम बिहार की बात तो नहीं करें, और जितने सीट हमको मिले थे उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है।
दिल्ली में जरूर बिल्कुल पिछले अजय भाई, चुनाव में मैं बिल्कुल कहा तो करेक्ट मैंने कर कि दूं, ठग मैं और- अपने आप को भी ठग- करेक्ट कर दूं, आपको भी। जी। मैं इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग बात करता हूं। आपका मुख्यमंत्री होता था वहां पे उत्तर प्रदेश में, जी, दिल्ली ठीक में। बात है, ठीक। अब आप हो सकता है अलायंस में ठीक हो। बात है। मैं ये समय कह रहा हूं फुल परिस्थितियां हैं, फ्लेजेड बदली हैं। सरकार आपकी नहीं है। जी, आप दिल्ली- नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी नहीं है। मेरा ये मतलब था। हाँ, कहना। ठीक बात है, सरकार तो ठीक आप बात। झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी थे। ठीक। मेरा कहना है ठीक है, जहां इसको आप हम- तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं, हो सकता है सरकार में आ जाए, लेकिन फिर नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी नहीं आ पाती कांग्रेस। नहीं, ठीक है। 90 के बाद बहुत सारे परिदृश्य जो है उत्तर भारत में बदलाव भी आए हैं। बहुत सारे मुद्दे थे, कोई धर्म का मुद्दा लेकर आया, कोई जाति का मुद्दा लेकर आया, और कहीं ना कहीं कई बार जनता भी उसमें आ जाती है उस नफे नुकसान के कारण। लेकिन दिल्ली की जो बात कर रहे हैं आप, दिल्ली में 8 साल में देखिए दोनों लोगों की सरकार, देश में, प्रदेश में, एमसीडी में। अब ये कहने को नहीं है दिल्ली वासियों को कि हमारी सरकार नहीं रही। देखा जाए तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भाजपा की भी रही, और प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी की रही ही है। लेकिन प्रदूषण का हाल आलम क्या है आप देख लीजिए, दोनों का इसमें दायित्व बनता था। कर्ज कितना बढ़ा है दिल्ली पर, किस तरह से कूड़ा का पहाड़ खड़ा कर दिया इन लोगों ने, किस तरह से लगातार नशा का केंद्र बनाते जा रहे हैं लोग। अपहरण और बाकी छोटी छोटी घटनाएं तो दोनों सरकारों का जो ड्यूटी बनता था वो नहीं निभाया है। जो चमकती दिल्ली थी शीला जी के टाइम में, उस दिल्ली को कैसे इन्होंने नेस्तनाबूद किया है एक एक करके। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का पर काम नहीं हुआ, सरप्लस बजट हम लोग छोड़कर गए थे। आज हालात क्या है सबने देखा है। तो दिल्ली की जनता इसको अब महसूस कर रही है। और इन दोनों, मैंने कहा कि ठग और महाठग के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक बड़ा जुमला छोड़ता है, एक छोटा जुमला छोड़ता है, कभी कोई रेवड़ी बांटता है, कभी कोई विज्ञापन दे देता है। उस पर कई बार लोग भ्रमित हो जाते थे, लेकिन अब वो सब समझ गए हैं। अभी एग्जिट पोल में देख लीजिए, वही रिजल्ट होगा। बिल्कुल देख लीजिएगा। आ रहा हूं आपको। आलोक मेहता साहब, एडिटोरियल डायरेक्टर और हिमांशु भट्ट साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए। आलोक सर, आपके पास थोड़ी देर में एग्जिट पोल भी इंडिया न्यूज पर देखिए, सबसे सटीक और नतीजे भी सबसे पहले होगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वोटिंग परसेंटेज कौन होगा, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। मैं ये समझना चाहता हूं जीत का फैक्टर क्या है, पहले गुजरात फिर हिमाचल में। देखिए रजत जी, सबसे बड़ी बात यही है, लोकतंत्र का सफलता है वो सब पार्टियों के लिए लागू होता है। विकास, लोग ये चाहते हैं कि हमारे इलाके की सड़क कौन अच्छी बनाएगा, हमें पानी बिजली कौन अच्छी सुविधाएं दे सकेगा। गुजरात में हाँ मुफ्त वाला मामला नहीं है। दिल्ली के लोग या जो बिहार में हैं, यूपी में हैं, वहाँ पर फिर भी लोगों को एक मोह होता है। गुजरात के लोग, अभी हिमांशु जी से भी आप पूछिएगा, वो भी यही कहेंगे। तो इसलिए जीत का फैक्टर एकमात्र विकास है, और दूसरा कुछ हद तक जो बीजेपी जिसको अपना कहते हैं कि साथ साथ चल रही है, हिंदुत्व का मुद्दा। दो मुद्दे पर बीजेपी हिंदुत्व और विकास, दो मुद्दे आपने, ठीक है। हिमांशु जी की बात। हिमांशु जी, गुजरात के बारे में बताइए, जीत का फैक्टर क्या है? आलोक सर का कहना है एक हिंदुत्व और दूसरा विकास। गुजरात में जीत का फैक्टर, कोई भी पार्टी जीते, फैक्टर क्या होगा? ये दो फैक्टर के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर है तो वो इमोशनल कनेक्ट है, लोगों को अपनापन लगना। ये बहुत जरूरी है गुजराती के लिए। जब इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी के साथ में, लगता है ये तो मेरा आदमी है, तब स्थिति कुछ और हो जाती है। और उसके साथ में जब थोड़ा विकास हो, विकास में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एक चीज जो उन्होंने बोली वो कर दी है। ठीक है, गुजराती अस्मिता वाले उस पे आ गए, ठीक है। आता हूं आपके पास, एक बार चलते हैं फिर से राकेश त्रिपाठी जी के पास। राकेश जी, विपक्ष कह रहा है साहब प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलीज, इतना रोड शो करने की जरूरत क्यों हो गई? जब इतना विकास ही किया था, विपक्ष इतने सालों से बिल्कुल नदारत है, तब इतनी ताकत झोंकने की जरूरत क्यों पड़ी? आज भी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब आज तो वोट डालने गए थे प्रधानमंत्री जी, आज भी इन्होंने एक रोड शो कर डाला। देखिए रजत जी, एक बार फिल्म का डायलॉग आपको याद दिलाऊंगा जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री जी जहां खड़े होते जाते हैं वहां अपने आप रैलियां हो जाती है, वहां अपने आप रोड शो हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का आकर्षण है, लोगों के मन में उनके अंदर इतना विश्वास है, इतनी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। आज मैं देख रहा था एक चैनल पर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है, जिनकी दृष्टि नहीं है, 20 वर्षों से वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी का एहसास करने के लिए वो चले आए।
घर से निकल करके। मैं मानता हूं ये अपने आप में एक लोगों की भावना प्रदर्शित करती है और भारतीय भाजपा की अपनी एक विशिष्ट कार्य पद्धति है, जहां हम प्री प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग के साथ जाते हैं। चुनाव कोई हो, निकाय का हो या पंचायत का चुनाव हो, हम पंचायत के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उपचुनाव में भी पूरी रणनीति के साथ, पूरे अपने ताकत के साथ पार्टी का नेतृत्व हमारा लड़ता है। और जब हम परिणाम इसलिए अच्छे लेकर के आते हैं तो विपक्ष तमाम प्रकार के आरोप लगाता है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाएगा, कभी मशीनरी पर आरोप लगाएगा, कभी निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाएगा, कभी मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाएगा। मैं मानता हूं इन आरोपों से परे होकर के अपने परिश्रम पर ध्यान दीजिए कि आपके कार्यकर्ताओं का परिश्रम कहां है। क्या आप जनता के बीच में मुद्दे लेकर के गए हैं? क्या आप जनता के साथ संवाद कर रहे हैं? सत्ता में रहकर के जनता के साथ संवाद करना ये बाकी राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल काम होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो दिखता है। बीजेपी कह रही साहब जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और कहा छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, जो कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेता की पहली जिम्मेदारी है कि पहले जिसको सिंबल दिया है वो चुनाव जीते, और वो काम बीजेपी कर रही है। इसमें क्या गलत है? अजय उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है अजय जी आपको? ठीक है, आ रहा हूं। अनुराग के पास चलते। अनुराग, आपने बताया नैरेटिव और नेता, दो चीज बताई, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा पूरे गुजरात में कि मैं लिख के दे देता हूं, हम लोग ये व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। एमसीडी ने कहा साहब लिख के ले लीजिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे नहीं साहब नॉन सीरियस वाला मामला। और अगर यहां से, और मैं यहां तक कहता हूं कि गुजरात में हो सकता है आप सरकार ना बनाए, लेकिन अगर आप क्लोज फिनिश टू कांग्रेस पार्टी देंगे तो उसका एक राजनीतिक मैसेज होगा कि हां, ऑपोजिशन में एक नया चेहरा, बड़ा चेहरा आ रहा है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और तीसरे पर मेहनत करी। अनुराग ढांडा, देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी बता रहे थे कि सब कुछ प्री प्लान करके करते हैं, तो आज का भी आयोजन वही था। वोट डालने के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी, वोट डाल करके जा सकते थे वापस, लेकिन उसको एक आयोजन किया गया, वहां पर लोग भीड़ इकट्ठी की गई और सुनियोजित तरीके से, और उसको ये दिखाने का प्रयत्न किया गया कि यहाँ जहां पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो मुझे लगता है इतनी हद तक तो ठीक है बीजेपी प्रवक्ता का ये बयान कि ये सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से करते हैं ये सारे इवेंट्स इस तरीके के। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिख करके दिया, जो लिख करके दे दिया इसका मतलब वो पत्थर की लकीर है। आपने पिछले चुनावों में भी देखा और आप इस चुनाव में भी देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो लिख करके दे दिया, नतीजे उसी के इर्द गिर्द होंगे, नतीजे वहीं तक पहुंचेंगे। ये आपके लिए सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है उसको पता है कि गुजरात में किस तरीके से परिवर्तन की बयार बह रही है, किस तरीके से लोग तड़प रहे थे बिल्कुल इस बात को लेकर के कि कोई ऑप्शन आए हमारे सामने, कोई एक इस तरीके की ऑप्शन आए जिस पर हम वोट कर सकें। कांग्रेस ने सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ 27 सालों तक वो ऑप्शन ही पेश नहीं किया, लोगों को वो ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए लोगों के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर गई, लोगों के मुद्दे लेकर के गई। क्या मुद्दे थे हमारे? बार बार बोलते हैं लोग कि फ्री के लिए, फ्री का मुद्दा लेकर गए, फ्री का मुद्दा लेकर गए। एक की वो मूलभूत अधिकार है लोगों का, उसको फ्री कह के अपमान मत कीजिए जनता का। और दूसरी बात, सिर्फ वही मुद्दे नहीं होते हैं, उनके साथ साथ हमने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं को जब नौकरी के लिए पेपर देने होते हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। कैसे हर पेपर लीक हो जाता है, इसके ऊपर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। इस बार जब आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया तो तुरंत फुरत में देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना लिया उस एजेंडा को, उस बात को अपना लिया। दूसरी बात, हम लगातार ये कहते रहे कि आप दरकिनार करते हैं, आप इग्नोर करते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन को। शराब, इस बार आपने इतने विजुअल्स देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपनी गाड़ियों में शराब बांट रहे थे, वहां पर इतने सारे विजुअल्स इसके आए। तो आप शराबबंदी की बात एक बार रिप्लाई दे दीजिए शराब वाली बात पे। और दूसरी तरफ मैं वही बोल रहा हूं, और दूसरी तरफ आप देखिए शराब वाली बात पर भी रिप्लाई दे देता हूं। और अनुराग जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्री प्लान कर देती है, हम प्री प्लान कर देते हैं, हम सेटिंग कर देते हैं। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में पहली बार प्रचार करने के लिए गए तो जिस ऑटो वाले को लेकर गए थे वो ऑटो वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला जिसने भाजपा की प्रशंसा कर दी। क्या ये सेटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी? क्या ये सेटिंग आप नहीं समझ पाए थे हमारी?
कैसी बातें करते हैं भाई, कुछ तो तथ्यात्मक बातें रखिए। देखिए, शराब को लेकर के आम आदमी पार्टी का मोह किस प्रकार का है कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति को बना देते हैं, एक ही व्यक्ति को सिखा देते हैं कि वो लोगों को शिक्षा दे, लोगों का चरित्र निर्माण करे और उनको शराब पीना साथ साथ में सिखाए। ये दोनों बातें केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकी किसी राजनीतिक दल में ये मादा, ये साहस नहीं है। ऐसा कई उदाहरण किसी राज्य की राजनीतिक दल में नहीं रहा होगा, राज्य सरकार में, कि उसने शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति को बना दिया हो। कार्यकर्ता भी गुजरात में भी और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जितवा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करवा रहे थे। आपके अपने कार्यकर्ता भी उम्मीद छोड़ चुके हैं, इसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, तो सार्वजनिक तौर पर दिखा जी आवाज आ रही है के साथ जी, बैठ और करके क्योंकि उस समय ऑडियो में दिक्कत आ रहा हूँ। राकेश भाई आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि अजय जी सवाल था उस समय ऑडियो नहीं जा रहा था। अजय जी, राकेश त्रिपाठी जी ने टिप्पणी की, कहा भाई अगर हमारा कोई शीर्ष नेतृत्व है, वो रैलीज करे, रोड शोज करे, डोर टू डोर करे, वो पार्टी और पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी का सिंबल वाला चुनाव जीतना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों सवालिया निशान उठाया कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी रैलीज करी, इतने रोड शोज किए, अगर काम नहीं किया था तो इतना समय देने की जरूरत क्या थी गुजरात जी? अजय उपाध्याय जी। रजत जी, उस पर कोई प्रश्न हमारा नहीं है, उस पर कोई प्रश्न हमारा नहीं रहा है, लेकिन आज आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है सरेआम, और मिस्टर मुख दर्शक चुनाव आयोग चुप रहा। ये अपने आप में यथार्थ को दर्शा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी गए तो भाजपा का झंडा लेकर 100 मीटर के अंदर में बूथ के अंदर में भी कार्यकर्ता वहां पहले से प्लांटेड किए गए थे। इस बात की हम शिकायत कर रहे हैं कि रैली का इतना शौक हो गया है कि अब आचार संहिता का उल्लंघन भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। ये क्या मतलब है? कैसा अब चुनाव कितना मैंने आप अति हो गया है और कितना आप हतोत्साहित हो गए हैं कि अब चुनाव के दिन भी आप चाह रहे हैं कि वोटिंग देने जाए तो वहां भी रैली कर दें। आपको यह भी एहसास नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, यदि आप उस मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो सामान्य लोगों से कैसे आशा करेंगे कि वो चुनाव आयोग का गरिमा का ख्याल रखेंगे? राकेश भाई जवाब। तो इसलिए ये आपत्ति थी, झंडा कैसे पहुंच गया वहां तक? और सुबह सुबह ये आपत्ति हमने उठाई है। ये विलाप है, ये विलाप है, और ये विलाप पराजय का पूर्वाभास है। ये विलाप जो है ना, जो शर्मनाक पराजय होने जा रही है ना, उसका पूर्वाभास करते ही शुरू कर दिया है। अभी ये आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाएंगे, निर्वाचन आयोग को मुक्त दर्शक उसको बता रहे हैं, अभी ईवीएम पर भी सवाल उठाएंगे। आप निश्चित रहिए, और जैसे ही अभी आपका एग्जिट पोल आएगा ना, तुरंत कहेंगे एग्जिट पोल बिका हुआ है, एग्जिट पोल खरीद लिया है, भाजपा ने मीडिया को पैसे दे दिए हैं, ये एग्जिट पोल का सर्वे एजेंसी बिकी हुई है, ये सारे आरोप भी अभी लगाएंगे। इंतजार करिए, अभी धैर्य रखिए, संयम रखिए। अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाकर दिखेगी। ये आप जाइए और देखिए, जब वोट के लिए आए प्रधानमंत्री जी तो कैसे भाजपा के बैनर के तले, झंडे के तले वो 100 मीटर के अंदर में थे और सरेआम देखा गया है। ये इवेंट मैनेजमेंट इतना करते करते ये भूल गए कि आज फीता लेकर नापते रहिए, आप कितने मीटर के अंदर थे, कितने मीटर के बाहर थे, आप फीता लेकर नापते रहिए। सच्चाई ये है कि आप मुद्दों पर आज जनता के साथ अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जनता का समर्थन नहीं पा पा रहे, तो जानबूझ करके इस प्रकार के विलाप के लिए। ठीक है, एक भट्ट साहब छोटा सा कमेंट आप विलाप करते रहिए। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने वोट डालते समय और उससे पहले आगे पीछे रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी के झंडे पहुंच गए, ये कितना वाजिब इल्जाम है? भट्ट साहब, अभी रोड शो की बात जब कर रहे हैं तब इसको तो मैं रोड शो नहीं कहूंगा। हाँ, झंडों की बात जो है वो देखना पड़ेगा कि वो 100 मीटर के दायरे में थे या नहीं थे। रोड शो तो नहीं था। अभी एक चीज समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, वो कहीं के तो वोटर है। वो गुजरात में अहमदाबाद की एक बैठक के वोटर थे और वो एक वोटर बन के गए थे, और क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है इसलिए इनको Z+ दिया गया था, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वोटिंग करने के बाद अगर वो अपने समर्थक बाहर आए हुए हैं, लोग उनको देखने आए हुए हैं, हजारों की जनमेद भी है, तो वो हाथ उठाकर दिखाते कि मैंने वोट किया। वोट किया का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मैं भी करता हूं, मैंने वोट किया, मैं भी जाता हूं। तो ये बात एक समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, दैट डजंट कट आइस विद पीपल, यू नो। ठीक है, मतलब आपका कह रहे हैं वो रोड शो नहीं था और झंडा चेक होना चाहिए कि 100 मीटर के दायरे में था या नहीं था। प्रधानमंत्री हो या एक सामान्य कार्यकर्ता हो किसी पार्टी का। ठीक है, राकेश जी कुछ ऐड करें। राकेश जी 10 सेकंड मुझे दे सकते हैं? ये रजत जी 10 सेकंड से दे सकते हैं? 10 सेकंड में आ गया सामने। जब ये आज दृश्य जा रहे होंगे ना, तो आज दुनिया भर की मीडिया इसको जब अपने दिखा रही होगी ना,
कि कैसे भारत जैसे एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का इतना सशक्त राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री आज कैसे लाइन में लग करके वोट डाल रहे थे। इस बात की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं कि वो लाइन में लग करके सामान्य व्यक्ति की तरह से किस तरह से वोट डाल रहे हैं। कोई वीआईपी कल्चर का पालन नहीं है, लाइन में लग करके, वरना सुरक्षा कारणों से चाहे तो प्रधानमंत्री ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें बिना लाइन के वोट डालने का अवसर मिले, लेकिन प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के वो लाइन में लग करके सामान्य तौर पर अपने एक मतदाता के तौर पर उन्होंने अपना मत आज प्रकट करने का काम किया है। उसके बावजूद तरह तरह के मीनमेट निकालने का काम कर रहे हैं। अजय, कम से कम तारीफ तो कर देते। राकेश भाई कह रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर जैसी शख्सियत लाइन में लग गए हाथ में पर्ची लेके, तो आप अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं, आप अभी भी खिलाफत कर रहे हैं। कम से कम कुछ तारीफ तो करिए अजय भाई। नहीं, रजत भाई प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ त्रिपाठी जी के प्रधानमंत्री नहीं है। हम तो आचार संहिता की बात कर रहे हैं कि जो भाजपा का झंडा लेकर के त्रिपाठी जी जैसे कुछ भक्त लोग वहां खड़े थे, कम से कम 100 मीटर का दायरा का तो ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रेम करें उनसे, सब लोग करते हैं, आप भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 100 मीटर के दायरे के अंदर यदि झंडा लेकर के कोई खड़ा था तो उसको उनको निर्देशन देना चाहिए था कि भाई आप लोग झंडा कम से कम नहीं लीजिए पार्टी का, और प्रधानमंत्री जी के साथ सिक्योरिटी जाए, उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है, जाना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पर कोई आपत्ति। हम तो चुनाव आयोग की इस व्यवस्था को देख रहे हैं कि वो कितना विवश हो गया है। प्रधानमंत्री भी एक देश के नागरिक है, सामान्य नागरिक की तरह, यदि वो वोटर के तौर पर जा रहे हैं। एक बार आलोक सर के पास, आलोक सर एक बड़ी पिक्चर, थोड़ी देर में एग्जिट पोल है, 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे भी है। आ रहा हूं जी भाई आलोक सर के पास। आलोक सर, ये जो 2 विधानसभा हिमाचल और गुजरात है, एक बाय इलेक्शन में इंपॉर्टेंट मानता हूं जो मैनपुरी में हो रहा है मुलायम सिंह यादव जी के पास, और दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन, क्या इन चुनाव से देश की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है? कई लोग इसको सेमीफाइनल कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भाई टेस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी है, नया अध्यक्ष मिला है, माइनस राहुल गांधी, ये चुनाव हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं दिल्ली में राइस ऑफ अरविंद केजरीवाल आप अगर देखना चाहते हैं तो ये एमसीडी वाला चुनाव देख लीजिए। गुजरात में बीजेपी कितना पेनिट्रेट कर चुकी, प्राइम मिनिस्टर कितने बड़े चेहरे, गुजरात के रिजल्ट्स बता देंगे। तो 3 बड़ी चीजें जो इस चुनाव के रिजल्ट तय करेंगी। आलोक सर। देखिए रजत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के चुनाव को, जो नगर निगम का चुनाव है, इसको हम राज्यों के चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं है। और वो ज़्यादा जो संकेत अभी तक आया है उसमें आम आदमी पार्टी यदि आगे है, जीत रही है, तो वो भी एक अपने आप में यहाँ के लिए है। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी, जो अभी तक की रिपोर्ट है, अभी एग्जिट पोल आने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, उसके बाद शाम हो जाएगा या नहीं तो 8 तारीख को तय हो जाएगा। वहाँ पर गुजरात का निर्णय निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए, बल्कि आने वाले समय के लिए एक रिकॉर्ड विश्व में बनाएगा। एक पार्टी 27 साल राज करने के बाद, मोदी जी का तो 21 साल, लेकिन इसके अलावा 27 साल एक पार्टी एक राज्य में लगातार, देखिए फेडरल जर्मनी मतलब जिसको कह सकते सिस्टम है, वहां भी प्रदेशों के चुनाव होते हैं, अमेरिका में होते हैं, इतना लगातार किसी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, जहां तक मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक रिकॉर्ड होगा यदि वहां भारतीय जनता पार्टी और मोदी सफलता होती है। साथ में हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से जो काटेगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परीक्षा की देनी है कि यदि वहां कितना कांटे के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद वहां प्रदेश इसके अध्यक्ष हैं, नड्डा जी अध्यक्ष हैं, और उसके बाद यदि पार्टी हारती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और नड्डा जी के लिए समीक्षा का विषय हो जाएगा आने वाले समय के लिए। इसलिए चुनाव का महत्व है। गुजरात में हारते हैं तब भी ये माना जाएगा कि इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने प्रदेश में चुनाव को, जो उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, यदि वहां भारतीय जनता पार्टी यदि पराजित हो जाती है, जैसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दावा कर रही है, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पा रहा है। ठीक है, एक बार भट्ट साहब आपके पास। भट्ट साहब, गुजरात में जो फैक्टर्स थे वो तो आपने बताया कि भाई ठीक है, एक लोकल वाला फैक्टर्स है। फिर उस पॉइंट पे आता हूं जहां एक डिवाइड है गुजरात में, रूरल और अर्बन गुजरात में। अर्बन में आप जाएंगे आपको सिर्फ बीजेपी दिखेगी, रूरल में जाते ही बीजेपी कमजोर हो जाती है। लेकिन आपने पिछला पॉइंट मुझे याद है कोऑपरेटिव वाला दिया था, वो मुझे आज तक याद है। क्या इस बार वही कुछ रूरल से भी बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एग्रेसिवली चुनाव लड़ा है,
अगर वो फिगर पिछले बार वाली मैजिक फिगर से आगे नहीं निकलती है तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या लोग नाराज तो नहीं है बीजेपी से? यस। नहीं, क्या हो रहा है भैया, पिछले 10 सालों में आप देखोगे तो रूरल में भी काफी पार्टी, रूलिंग पार्टी कर चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी है, अंदर जा चुकी है, और उसके नतीजे आपको दिखेंगे। अभी आप दक्षिण गुजरात को ले लीजिए, दक्षिण गुजरात की 35 में से 27-28 सीटें जब कुल 99 मिली तब भी बीजेपी के पास थी, और उसमें खाली एक सूरत शहर बड़ा है, शहर की तो खाली 12 सीटें हैं, तो दूसरी 15 सीटें भी उन लोगों ने ली है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रूरल खाली कांग्रेस का बेस है, यह कहना गुजरात में अब मुश्किल है। रूरल में भी बीजेपी का पेनिट्रेशन हो चुका है, मगर इस बारी थर्ड पार्टी के आने की वजह से हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी अर्बन के अंदर बीजेपी के वोट्स काटेगी थोड़ा, ठीक है, और रूरल के अंदर उनकी प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, एक बार अनुराग के पास। अनुराग, बड़ा राजनीतिक दांव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग थे वो बार बार कह रहे थे कि साहब नरेंद्र मोदी से कोई लड़ने वाला व्यक्ति है विपक्ष में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। गुजरात का चुनाव ये तय कर देगा कि विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन होगा। ये बड़ा दांव आम आदमी पार्टी ने खेला है, और वो भी लिख लिख के खेला है। देखिए, बिल्कुल गुजरात का चुनाव तय कर देगा कि किसी की कोई बपौती नहीं होती है कि वो वहां पर लगातार राज कर रहे हैं तो वो चलता ही रहेगा उनका राज। लोगों की इच्छा के हिसाब से राज करना पड़ेगा, तब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इस बार लोगों ने परिवर्तन का नारा खुद दिया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप वोट शेयर पर नजर रखिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के इतने साल राज करने के बाद अपने सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री बताते हैं मोदी जी को, सारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके होने के बावजूद, इतना ज्यादा उनके प्रचार करने के बावजूद जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरेगा, शहरों में भी गिरेगा, और गांव में पेनिट्रेशन को तो भूल ही जाइए। अभी आदिवासी इलाकों में, गांव के अंदर, दूर दराज के गांव में भी कोई एक ऐसा गांव, कोई एक ऐसी जगह नहीं बता सकते जहां पे इस बार आम आदमी पार्टी का प्रचार और आम आदमी पार्टी का झंडा, आम आदमी पार्टी का सिंबल नहीं पहुंचा हो। लोग इस बार वहां भी परिवर्तन की आवाज लगा रहे हैं। आप देखिएगा, आश्चर्यचकित होंगे आप गुजरात के नतीजों को देख करके। हमारे कई साथी कहते हैं, बहुत से लोग भी कहते हैं हमारे बारे में कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती है, सरकार में आती है सीधे। नहीं, सर्वे में पंजाब में चल रहे जनरल भाई, ये थोड़ी तौमत कम होनी चाहिए। पंजाब में कोई ऐसा मुझे लगता है सर्वे था नहीं जिसने कहा हो कि कांग्रेस की, बीजेपी की या अकाली की सरकार बन रही हो। सब ने यही कहा था कि नहीं साहब, आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल रहा है। क्या वो एक मौका गुजरात और एमसीडी मिलेगा? आऊंगा। राकेश भाई, आलोक सर थे हमारे साथ, उन्होंने कहा साहब सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को आपने उतारा और सब कुछ दांव पे लगा दिया, जबकि इतने सालों से सरकार है। तो यह भी एक प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है बीजेपी के लिए कि हिमाचल तो मान लीजिए चलिए कांग्रेस पार्टी फाइट में है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले और सरकार बनाए। देखिए रजत जी, आपने देखा है जब तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे थे तब भी भारत के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वहां पर घर घर जाकर के पर्चा बांटने का काम कर रहे थे। बाई इलेक्शन हो रहा था तो बाई इलेक्शन में भी आपने देखा है कि पार्टी के हमारे शीर्ष नेता जो है वो जाकर के जमीन पर उतरते हैं और जनता के बीच में जाकर के सभा करते हैं, अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में देते हैं। इसलिए हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर गुजरात में, हिमाचल में चुनाव लड़ी थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज्यादा उन्होंने सभाएं की थी और सबसे प्रभाव उनका ज्यादा रहा है। तो इसलिए इस बार हमने कोई नए तरीके से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा लगाई है, ऐसा नहीं है। थोड़ी कमी है। बहुत जल्द एग्जिट पोल आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लगातार इंडिया न्यूज देखते रहिए। थोड़ी देर में इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल आपको मिलेगा और बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल आपको बताएंगे। फिलहाल आप सब आए, बहुत शुक्रिया आपका। देश के सवाल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। देखिए।